इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ रिसर्चर्स को दिखाया जाता है जिन्हें बर्फ में दबी हुई पंख के आकार की एक शिप मिलती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या चीज है। फिर जब दो रिसर्चर उस शिप को काटकर अंदर जाते हैं तो उन्हें कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पास्ट में 1942 का सीन दिखाया जाता है, जहां नॉर्वे में हाइड्रा का हेड जॉन सिमिड अपनी नार्जी की सेना के साथ एक चर्च पर अटैक कर देता है, क्योंकि वह यहाँ स्पेस स्टोन की तलाश में आया था जिसे टेस्ट्रेक्ट कहा जाता है, जिसमें असीमित ऊर्जा होती है। चर्च कीपर को भी यह बात पता थी कि अगर टेस्ट्रेक्ट गलत हाथों में चला गया तो यह दुनिया का विनाश कर देगा, इसीलिए उसने टेस्ट्रेक्ट को बहुत ही गुप्त तरीके से छिपाया हुआ था। सिमिड चर्च कीपर से कहता है कि वो टेस्ट्रेक्ट मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे शहर को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन फिर भी चर्च कीपर उसे कुछ नहीं बताता, मगर सिमिड बहुत चालाक होता है, इसीलिए वह उस टेस्ट्रेक्ट को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और उस चर्च कीपर को जान से मार देता है। फिर उसकी सेना पूरे शहर को ही खत्म कर देती है। फिर अब हमें एक साल बाद न्यूयॉर्क शहर में स्टीव रॉजर्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी बीमारियां थीं। लेकिन वो हर बार फर्जी एड्रेस से अलग अलग शहर में टेस्ट दिया करता था। यह बात उसके दोस्त बकी को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो स्टीव को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि फॉर्म में झूठ लिखना गैर कानूनी था। बकी स्टीव को बताता है कि कल मैं ड्यूटी के लिए इंग्लैंड शिफ्ट होने वाला हूँ, तो स्टीव उससे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जंग का हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसीलिए वो आज रात फिर से टेस्ट देने जाता है। लेकिन बकी ये जानता था कि वो सेना में भर्ती नहीं हो सकता, इसीलिए वो स्टीव को कहता है कि तुम फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन नहीं भर सकते, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम जंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो स्टीव उससे कहता है लोग जंग में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, इसीलिए मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उनकी इस बहस को अब्राम एस्किन भी सुन रहे होते हैं, और जब स्टीव टेस्ट देने जाता है तो वहाँ अब्राम एस्किन स्टीव के पास आते हैं, क्योंकि वो आर्मी के लिए सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो स्टीव से पूछते हैं क्या तुम नार्जी लोगों को मारना चाहते हो? तो स्टीव उन्हें कहता है मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे दादागिरी पसंद नहीं है, बस मैं अपने शहर की रक्षा करना चाहता हूँ। तो अब्राम उसे कहते हैं कई सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए अब हमें तुम जैसे छोटे शख्स की जरूरत है, और वो स्टीव को प्रोजेक्ट रिबर्थ के एक उम्मीदवार के रूप में चुन लेते हैं। प्रोजेक्ट रिबर्थ अब्राहम और कर्नल चेस्टर की देखरेख में चलाया गया एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम होता है। वहीं फिर हमें हाइड्रा के खुफिया अड्डे को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर जोला उस टेस्ट्रेक्ट की ऊर्जा को अपने सुपर कंडक्टर में इकट्ठा करने के लिए एक मशीन बनाते हैं, ताकि उस टेस्ट्रेक्ट की ऊर्जा से जंगी जहाज बनाए जा सके, और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। इससे वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा से बने जहाज जंग के माहौल को ही बदल देंगे। वहीं दिखाया जाता है कि सेना में भर्ती हुए सभी उम्मीदवारों के साथ स्टीव की भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, और उन्हें एजेंट कार्टर ट्रेन कर रही थी। दरअसल चेस्टर और अब्राम सुपर सोल्जर प्रोग्राम के थ्रू एक सुपर सेना बनाना चाहते थे, जिनकी मदद से वो इस जंग को जीत सके। लेकिन इन प्रोग्राम के लिए पहले उन्हें एक शख्स को चुनना था जिस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा सके, लेकिन स्टीव अपनी हेल्थ की वजह से बहुत कमजोर होता है, इसीलिए चेस्टर उसे चुनना नहीं चाहते थे। मगर अब्राम उन्हें कहते हैं कि इस टेस्ट के लिए सिर्फ स्टीव ही लायक है, क्योंकि मुझे ऐसी खूबियों की तलाश है जो सिर्फ जिस्मानी ना हो। लेकिन चेस्टर इस बात को नहीं मानते और वो ग्रेनेड को उन सभी के बीच में फेंक देते हैं, जिससे डर कर सभी सिपाही वहां से भाग जाते हैं। लेकिन स्टीव उस ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है ताकि उस ग्रेनेड के ब्लास्ट से किसी को चोट ना पहुंचे, मगर वो नकली ग्रेनेड होता है, जिससे स्टीव उस टेस्ट में पास हो जाता है। अब रात को अब्राम स्टीव के पास जाते हैं, जहां स्टीव उनसे पूछता है आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? तो अब्राम उसे बताते हैं जब हिटलर ने मेरे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में सुना तो उसने मुझे ढूंढ लिया और कहा कि तुम हमें मजबूत बनाओगे, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी मुझे उसके लिए काम करना पड़ा। और उसके हाइड्रा विभाग का हेड जॉन शिमर था, जो अब हिटलर का खास आदमी बन गया है, और अब उसके खुद के अपने प्लान्स हैं जिससे वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है। उसे पूरा विश्वास है कि धरती के अंदर देवता की ताकत छिपी हुई है, और उस ताकत को ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो शक्तिशाली और महान हो। इसीलिए जब उसे पता चला कि मैं उसे सुपर सोल्जर में बदल सकता हूँ, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने उस सीरम को खुद पर टेस्ट कर लिया, जबकि वो सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसीलिए उस सीरम की वजह से वो ताकतवर तो बन गया, लेकिन उस सीरम के और भी असर हुए, जिससे उसकी पूरी बॉडी जल गई और वो रेड स्कल में बदल गया। फिर अब्राम उसे सीरम के बारे में बताते हैं कि सीरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इंसान होता है जिस पर ये टेस्ट होने वाला है, क्योंकि सीरम अंदर के गुण और शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे अच्छा बेहतर हो जाता है और बुरा बदतर बन जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम हमेशा से कमजोर रहे हो। इसीलिए तुम उस ताकत की इज्जत करोगे जिसके पास पहले से ही ताकत हो, जिसकी इज्जत वो इंसान नहीं करेगा। ये सुनकर स्टीव को भी उनकी बातें काफी अच्छी लगती हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि शिमिड को भी अब्राम के बारे में पता चल गया है कि वो फिर से सुपर सोल्जर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। तो डॉक्टर जोला शिमिड को कहते हैं आप इतना
परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो फिर से कामयाब होगा। तो शिमिड उसे कहता है उसका सीरम ही बाकी के देशों को टेस्टरेक्ट की पावर से बचा सकता है, इसीलिए हमें उस सीरम को हासिल करना होगा जिससे हमें कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए वो उस सीरम को लाने के लिए अपने जासूस भेज देते हैं। वहीं ब्रुकलिन शहर में स्टीव को सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए एक दुकान में लेकर जाया जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां इस मिशन के लिए एक खुफिया लैब बनाई हुई थी और इस टेस्ट को देखने के लिए सेनेटर और बाकी लोग भी आए हुए थे। अब स्टीव पर अब्राम और स्टार्क मिलकर टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो स्टीव की बॉडी में सुपर सोल्जर फॉर्मूले को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कोशिकाओं में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। फिर स्टीव की बॉडी में विकास बढ़ाने के लिए उसे वीटा रेज के संपर्क में रखा जाता है। वीटा रेज की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरे शहर की बिजली चली जाती है, मगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है। फिर जब स्टीव के चैम्बर को खोला जाता है तो स्टीव एक सुपर सोल्जर में बदल चुका होता है। ये सभी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका सुपर सोल्जर प्रोग्राम कामयाब हो गया था। तभी हाइड्रा का भेजा हुआ जासूस वहां बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सीरम हासिल कर लेता है और अब्राम को गोली मारकर वहां से निकल जाता है, जिससे अब्राम की वहीं पर डेथ हो जाती है। इससे स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और उसे पकड़ने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगता है। इसी कोशिश में उस जासूस की कार पलट जाती है और जासूस स्टीव से बचने के लिए एक बच्चे पर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर स्टीव उसे रोकने जाता है तो जासूस उस बच्चे को पानी में फेंक देता है और अपनी सबमरीन में बैठकर वहां से निकल जाता है। स्टीव उस बच्चे को बचाने की सोचता है, लेकिन वो बच्चा उसे कहता है मुझे तैरना आता है, इसीलिए तुम उस जासूस के पीछे जाओ। तो स्टीव उस सबमरीन का पीछा करने लगता है और उस जासूस को पकड़कर बाहर ले आता है, जिससे वह सीरम टूट जाती है। अब स्टीव उससे पूछता है तुम कौन हो, लेकिन वो जासूस अपने मुंह में रखा हुआ साइनाइड खा लेता है और उसे कहता है मैं हाइड्रा से हूँ और अगर तुम एक सर काटोगे तो 2 लोग और उसकी जगह ले लेंगे। ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टीव का ब्लड सैंपल ले लिया जाता है, क्योंकि अब अब्राम की डेथ हो चुकी थी और उनके पास सुपर सोल्जर फॉर्मूला नहीं था और अब अब्राम के बिना इस फॉर्मूले को वापस बनाने में सालों का वक्त लग जाएगा। इससे सभी काफी परेशान होते हैं। हावर्ड स्टार्क कर्नल चेस्टर को बताते हैं कि हाइड्रा की सबमरीन एक खास टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और अभी तक हम इस टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं हैं। सेनेटर चेस्टर से पूछते हैं हाइड्रा क्या है, तो एजेंट कार्टर सभी को बताती है कि हाइड्रा नार्जियों का एक साइंस रिजर्व डिवीजन है, जिसका लीडर जॉन शिमिड है, जिसे लगता है कि उससे कोई नहीं जीत सकता और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। तो कर्नल चेस्टर सभी को कहते हैं मेरी प्रेसिडेंट से बात हुई है और हम हाइड्रा पर हमला करने जा रहे हैं, इसलिए वो सभी को अपना सामान बांधने को कहते हैं, क्योंकि आज रात ही वो लंदन के लिए निकलने वाले थे। ये देखकर स्टीव उन्हें कहता है अगर आप शिमिड के पीछे जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो कर्नल चेस्टर उसे कहते हैं तुम एक एक्सपेरिमेंट हो, इसलिए तुम्हें न्यू मैक्सिको जाना होगा, क्योंकि तुम अकेले काफी नहीं हो। ये कहकर चेस्टर वहां से चले जाते हैं। सेनेटर स्टीव के पास आते हैं और वो स्टीव से कहते हैं पूरे देश ने तुम्हारे अंदर के जज्बे को देखा है, क्योंकि जब तुमने उस जासूस को पकड़ा तो उसकी खबर हर जगह फैल गई है, जिससे फौज में भर्ती होने वालों की लाइनें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे सिपाही को लैब में छिपाकर नहीं रखा जा सकता और उसे युद्ध के डोनेशन को बढ़ावा देने वाली टीम में शामिल कर देते हैं, जिससे स्टीव हर शहर जाकर शो करने लगता है, जिससे डोनेशन में 10% की ग्रोथ होने लगती है और स्टीव अब अमेरिका का हीरो बन जाता है, जिसे अब सभी कैप्टन अमेरिका के नाम से जानने लगते हैं और उसकी कॉमिक बुक और फिल्म स्ट्रिप्स बनने लगती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 3 नार्जी सीनियर ऑफिसर शिमीड के हथियारों की जांच करने के लिए हाइड्रा आते हैं, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि हाइड्रा किस तरह के हथियारों पर काम कर रहा है। लेकिन वो देखते हैं कि शिमीड के दुश्मनों की लिस्ट में जर्मनी भी होता है, इसीलिए वो शिमीड को वार्निंग देते हैं हम तुम्हारे फंड को रुकवा देंगे। तो शिमीड उन तीनों को टेस्टरेक्ट की ऊर्जा से बनी हुई गन से खत्म कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो एडल्ट हिटलर के नीचे काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें स्टीव को दिखाया जाता है, जो नवंबर 1943 में सैनिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी फौजी उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे स्टीव काफी निराश हो जाता है। तभी एजेंट कार्टर उसके पास आती है, तो स्टीव उन्हें कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं अलग अलग शहर जाकर तमाशा करूं या फिर लैब में चूहों की तरह रिसर्च का हिस्सा बनूं। तो एजेंट कार्टर उससे कहती है तुम इससे भी बड़े कामों के लिए बने हो। तभी वहां स्टीव को पता चलता है कि जो सेना हाइड्रा को खत्म करने गई थी उसमें उसका दोस्त बकी भी शामिल था, लेकिन उन 200 लोगों में से सिर्फ 50 लोग ही लौट कर आए थे और बाकी के या तो मर गए थे या फिर हाइड्रा ने उन्हें पकड़ लिया था। इसलिए वो कर्नल चेस्टर के पास जाता है और उनसे बकी के बारे में पूछता है। तो चेस्टर उसे बताते हैं कि वो शहीद हो चुका है, लेकिन स्टीव को अभी भी विश्वास नहीं होता कि उसका दोस्त मारा गया है। इसलिए वो बकी और बाकी लोगों को बचाने के लिए अकेले ही हाइड्रा के ठिकाने की तरफ निकलने लगता है। तो एजेंट कार्टर उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट कार्टर हार्वर्ड की मदद से प्लेन लेकर हाइड्रा के इलाके की तरफ निकल जाते हैं, ताकि वो स्टीव को हाइड्रा के गेट पर उतार सके। लेकिन रास्ते में हाइड्रा के लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं, इसीलिए स्टीव पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता
जाता है ताकि उसकी वजह से कार्टर और हावर्ड की जान ना जाए, और वो लोग वहां से वापस लौट जाते हैं। वहीं हाइड्रा के ठिकाने में दिखाया जाता है कि डॉक्टर झोला ने टेसरेक्ट की पावर से बहुत सारे खतरनाक हथियार बना लिए थे, लेकिन शिमीड उन्हें और ज्यादा हथियार बनाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो बंदी बनाए हुए सैनिकों से काम करवा रहे थे। वहीं स्टीव हाइड्रा के ट्रक में छिपकर हाइड्रा के ठिकाने में पहुंच जाता है, जहां वो हाइड्रा के लोगों को मारकर जेल के अंदर पहुंच जाता है, जहां सारे कैदियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। स्टीव उन सभी को आजाद कर देता है। तो सभी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो स्टीव उन्हें बताता है, मैं कैप्टन अमेरिका हूँ। और वह सभी से पूछता है, मैं अपने दोस्त बकी को ढूंढ रहा हूँ। तो वो लोग उसे बताते हैं कि फैक्ट्री में घायलों को अलग कमरे में रखा हुआ है। तो स्टीव उस तरफ जाने लगता है और वो सभी को कहता है, यहाँ से वेस्ट की तरफ जंगल है, इसीलिए तुम यहाँ से निकलकर खाड़ी की तरफ बढ़ते जाना। फिर वो सभी सोल्जर हाइड्रा के लोगों पर अटैक कर देते हैं और उनके हथियार छीन कर उन्हीं पर अटैक करने लगते हैं। शिमीड भी ये सब देख रहा होता है और उसे कैप्टन अमेरिका नजर आता है, और वो जानता था कि वही सुपर सोल्जर है, इसीलिए उसे लगता है कि उसके सैनिक उससे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो पूरी फैक्ट्री को उड़ाने के लिए बम के टाइमर को एक्टिवेट कर देता है। फिर शिमीड टेसरेक्ट लेकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं स्टीव भी उस रूम में पहुंच जाता है जहां बकी को रखा हुआ था और उसकी हालत काफी खराब थी। स्टीव उसे होश में लाता है और बताता है, मैं स्टीव हूँ। ये देखकर बकी बहुत खुश होता है, लेकिन वो स्टीव को इस रूप में देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि स्टीव उससे भी बड़ा हो चुका था। स्टीव को वहां हाइड्रा के बाकी ठिकानों के बारे में भी पता चलता है क्योंकि वहां मैप पर उन जगहों पर पॉइंट बने हुए थे। फिर स्टीव बकी को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी वहां पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट होने लगती है और रेड स्कल यानी कि शिमीड भी वहां आ जाता है। शिमीड स्टीव को अपनी जली हुई बॉडी दिखाता है और उसे कहता है, अब्राम की सबसे बड़ी कामयाबी मैं हूँ। फिर वो वहां से अपना प्लेन लेकर हाइड्रा के दूसरे ठिकाने की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो जगह ब्लास्ट होने वाली थी, और डॉक्टर झोला भी शिमीड की कार लेकर निकल जाता है। वहीं स्टीव और बकी अभी भी फैक्ट्री में फंसे हुए होते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहीं कर्नल चेस्टर को लगता है कि स्टीव मारा गया है, इसीलिए वो कार्टर पर गुस्सा होते हैं क्योंकि कार्टर ही उसे हाइड्रा के इलाके में लेकर गई थी। तभी कैप्टन अमेरिका सभी सैनिकों को बचाकर वहां ले आता है। इससे सभी बहुत खुश होते हैं और स्टीव सभी का हीरो बन जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका को सेनेटर इस बहादुरी भरे काम के लिए अवार्ड देते हैं, लेकिन स्टीव वहां नहीं आता क्योंकि वो हाइड्रा के सभी खुफिया ठिकानों को खत्म करना चाहता था। इसीलिए स्टीव को हाइड्रा का विरोध करने वाली टीम का हेड बना दिया जाता है और स्टीव अपनी टीम में बकी और कुछ बहादुर सिपाहियों को शामिल कर लेता है और ये सभी लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। एजेंट कार्टर भी अब स्टीव से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो स्टीव के पास आती है और वो स्टीव को बताती है, स्टार्क ने तुम्हारे लिए खास इक्विपमेंट बनाए हैं, इसीलिए सुबह तुम्हें उन्हें टेस्ट करना है। तो अगली सुबह स्टीव स्टार्क के पास पहुंच जाता है जहां स्टार्क ने स्टीव और उसके साथियों के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाए थे ताकि वो दुश्मन के वार से बच सकें। स्टीव को वहां एक शील्ड दिखाई देती है जो खास उसके लिए बनाई गई थी। तो स्टीव स्टार्क से पूछता है, इसे सबके लिए क्यों नहीं बनाया गया है? तो स्टार्क उसे बताता है, ये शील्ड वाइब्रेनियम से बनी हुई है जो धरती की बेहद ही नायाब धातु है, जो हमारे पास उतनी ही है जितनी तुम्हारे हाथ में है, और ये स्टील से ज्यादा मजबूत और वजन में उसकी 1/3 होती है जो तरंगों को पूरी तरीके से सोख लेती है। फिर अगले दिन स्टीव अपनी टीम के साथ हाइड्रा के ठिकानों को खत्म करने लग जाता है और उन्होंने पूरे 2 सालों में हाइड्रा के काफी सारे ठिकानों और ऑपरेशन को खत्म कर दिया होता है। और अब वो झोला को पकड़ने के लिए उसकी ट्रेन पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो किसी खास तरह का हथियार बनाने के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहा था। इसलिए स्टीव और बकी एक साथ उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन डॉक्टर झोला को इस बारे में पता चल जाता है और वो स्टीव पर अपने साथियों से अटैक करवा देता है। मगर स्टीव और बकी मिलकर सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी एक सैनिक हाई टेक्नोलॉजी से बनी गन से बकी पर अटैक कर देता है जिससे बकी ट्रेन से नीचे लटक जाता है। स्टीव उसे बचाने की कोशिश करता है मगर बकी नीचे गिर जाता है। इससे स्टीव बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था। फिर डॉक्टर झोला को पकड़कर जेल में कैद कर दिया जाता है। कर्नल झोला के पास आते हैं और वो झोला से पूछते हैं, शिमिड का अगला मिशन क्या है? तो झोला उन्हें बताता है, शिमिड के पास भगवान की ताकत है जिससे वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ हमें शिमिड को दिखाया जाता है जो अपने पहाड़ों से बने खुफिया अड्डे में होता है, जिसने पूरी दुनिया पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। इसीलिए वो अपने सभी साथियों को कहता है, हाइड्रा कल इस पूरी दुनिया पर राज करेगा क्योंकि कोई दुश्मन हमें रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ स्टीव बकी की वजह से बहुत परेशान होता है, तो एजेंट कार्टर उसे समझाती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा था तो तुम भी अपने आप को कोसना बंद कर दो। तो स्टीव उससे कहता है, मैं शिमिड को नहीं छोड़ूंगा और पूरे हाइड्रा को खत्म कर दूंगा। तो कार्टर उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कर्नल सभी को बताते हैं कि शिमिड एक पागल है जिसे लगता है कि वो भगवान है और वो पूरी
दुनिया जीतना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले अमेरिका पर हमला करेगा। तो सभी उससे पूछते हैं हाइड्रा का खुफिया अड्डा कहाँ है? तो कर्नल उन्हें बताते हैं मुझे पता चला है कि हाइड्रा का अड्डा पहाड़ों की सतह से 500 फीट नीचे बना हुआ है। तो स्टीव उसे खत्म करने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वो स्टार्क की बनाई हुई एडवांस बाइक लेकर हाइड्रा के ठिकाने के अंदर घुस जाता है, जहाँ वो हाइड्रा के आदमियों को मारने लगता है, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो लोग स्टीव को पकड़ लेते हैं। फिर स्टीव को वो लोग शिमिड के पास लेकर जाते हैं, लेकिन ये सब स्टीव का मास्टरमाइंड प्लान होता है, क्योंकि जैसे ही शिमिड उसे मारने लगता है तभी स्टीव के बाकी साथी भी वहां आ जाते हैं और सभी मिलकर हाइड्रा पर हमला करने लग जाते हैं। तभी कर्नल भी अपनी सेना लेकर वहां आ जाते हैं और वो भी हाइड्रा को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर शिमिड वहां से न्यूयॉर्क पर अटैक करने के लिए अपना प्लेन लेकर निकल जाता है। तभी स्टीव उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे भागने से नहीं रोक पाता। यह देखकर कर्नल और कार्टर मिलकर स्टीव को शिमिड की गाड़ी से प्लेन के पास पहुंचा देते हैं और कार्टर स्टीव को किस करती है। फिर स्टीव शिमिड के प्लेन पर चढ़ जाता है, जहां वो देखता है कि शिमिड ने न्यूयॉर्क को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी मिसाइल बनाई हुई है। तभी वहां शिमिड के आदमी स्टीव पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन स्टीव सभी को खत्म कर देता है। फिर शिमिड और स्टीव की काफी कमाल की फाइट होती है और इसी फाइट में स्टीव की शील्ड टेसरेक्ट से टकरा जाती है। जैसे ही टेसरेक्ट वापस से बाहर आता है, इससे शिमिड को बहुत गुस्सा आता है और वो टेसरेक्ट को अपने हाथों से उठा लेता है, जिससे एक वार्म होल खुल जाता है और शिमिड अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाता है और वो टेसरेक्ट नीचे समुद्र में गिर जाता है। मगर वो प्लेन अभी भी न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए स्टीव रेडियो से एजेंट कार्टर से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है शिमिड मर चुका है और ये प्लेन लैंड नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इसे क्रैश करना होगा। ये सुनकर कार्टर काफी परेशान हो जाती है और कार्टर स्टीव से कहती है मैं स्टार्क को बुलाती हूँ, वो तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। तो स्टीव उसे कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यह शिप तेजी से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रही है, जिससे हजारों लोगों की जानें चली जाएंगी, इसीलिए मुझे इसे क्रैश करना होगा। फिर स्टीव कार्टर को आखिरी बार अलविदा कहता है और स्टीव उस शिप को बर्फ में क्रैश करवा देता है और उस शिप की गर्मी की वजह से वो शिप बर्फ में समा जाती है। जिसके बाद स्टार्क की टीम स्टीव को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उन्हें स्टीव कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद उन्हें समुद्र में वो टेसरेक्ट मिल जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टीव की जब आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है, जिसे निक फ्यूरी ने 1940 के हॉस्पिटल की तरह बनाया था। लेकिन स्टीव को शक हो जाता है और जब वो उस जगह से भागकर बाहर आता है तो वो देखता है कि न्यूयॉर्क पूरा बदल चुका है। तभी वहाँ निक फ्यूरी आ जाते हैं और स्टीव को बताते हैं तुम 70 साल से बेहोश पड़े हुए थे और हमें तुम्हारी बॉडी हाइड्रा के शिप से मिली। ये सब सुनकर स्टीव काफी परेशान हो जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।